हमारे प्यारे गोलगप्पों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक करिए। कॉपी पेन लेके, हम बार बार बोल रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए और जो हम पढ़ाएं उसे ध्यान से सीखिए। देखो, पढ़ाया नहीं जाता है, अब पढ़ाया नहीं जाता है, समझाया और समझा जाता है। ऐसा पढ़ो कि कभी भी भूलो ना, माइंड में घुस जाए एक बार तो वो कभी भी भूलो ना। देखो, आज हम केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए, क्वेश्चन लेके आए हैं। वो कभी भी हम ऐसा पढ़ाएंगे, कभी भी भूलोगे ही नहीं। क्या नहीं? कभी भी भूलोगे नहीं। हाँ, 100% कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखिए क्या होता है। पहला प्रश्न हम लेके आए हैं, मोलरता को परिभाषित कीजिए। देखो, मोलरता क्या होता है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। देखो, सबसे पहले एक हम पात्र ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हम गोलगप्पो एक क्या ले लेते हैं, पात्र ले लेते हैं। इसमें हम क्या भर देते हैं? विलेन भर देते हैं। कोई विलेन भर देते हैं। इसमें हम विलेन भर देते हैं। जब इसमें हम क्या भरिए? विलेन भर दिए। क्या भर दिए? विलेन भर दिए। ये हमने विलेन भर दिए। इसमें कुछ अणु हम विलय के मिला देते हैं। क्या? कुछ अणु हम विलय के मिला देते हैं, घोल देते हैं इसमें। ये जो दिखाई दे रहे हैं हम बाहर से ऊपर से जो ब्लैक पेन से मतलब भरे हैं, उसको हम विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। विलय। अब इसी विलय की मोलों की संख्या होती है। क्या होती है? इसी विलय की मोलों की संख्या होती है। जैसे कि इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक सूत्र होता है, यन बराबर W अपान यम। एक सूत्र होता है, यन बराबर W अपान यम। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हल होते हैं। ठीक, देखो, जो हम बाहर से भर दिए विलय, उसको हम विलय बोलते हैं। और इसमें जो पहले से भरा हुआ था लिक्विड, उसको हम विलेन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? विलेन। इसमें विलेन भरा हुआ है। ठीक, अब देखो इसकी परिभाषा क्या। अब इसी के आधार पे हम समझेंगे। क्या पर समझेंगे? देखो, इसी के आधार पे समझेंगे। देखो, लिखा है 1 लीटर का विलेन में एक। अब देखो, इसमें 1 लीटर हम क्या विलेन मिला दिए? क्या मिला दिए? 1 लीटर हमने विलेन मिला दिए। ठीक, 1 लीटर विलेन मिला। 1 लीटर में विलेन, 1 लीटर विलेन में घुले विलय के मोलों की संख्या। क्या है? मोलों की संख्या। विलय हम अभी बताया, मोलों की संख्या यन बराबर W अपान यम होता है। ठीक, मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलता को कहते हैं। ओके, समझ में आया? अब देखो, एक इसका सूत्र मोलता, इसका एक सूत्र निकल के आता है। क्या आता है? मोलता बराबर होता है विलय के मोलों, विलय के देखो, मोलता बराबर एक सूत्र होता है, मोलता बराबर क्या होगा? विलय के मोल। क्या होगा? विलय के मोल। विलय के मोल अपान, ठीक, विलेन का आयतन। क्या होगा? अपान विलेन का आयतन। विलेन का आयतन। देखो, ये हमारा मोलता बराबर विलय के मोल अपान विलय का विलेन का आयतन। अब इसको हम यदि मिलीलीटर में लेंगे, यानी कि अभी हम इसमें लेंगे तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे। ओके, समझ में आया? जब मिलीग्राम में लेंगे तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे। ओके, अब देखो इसका हम सूत्र क्या होगा? देखो, मोड़ता उसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं, यम। अब इसको क्या होगा सूत्र? देखो, यन अपान वी। ठीक, यन अपान वी। अब इसको हम उसमें लेंगे, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 1000। ओके, ये हमारा इसी पे न्यूमेरिकल लगते हैं। ओके, ठीक, अब जो घोला गया उसका मान क्या होता है? अब देखो, यम क्या होता है? यम जो होता है वो विलय का अणुभार होता है, तथा विलय का अणुभार होता है, तथा W क्या होता है? W विलय का भार होता है। अब इसमें देखो इसमें बन गया ना। अब देखो, यम, अब इसमें कुछ जो घोला गया, इसमें जो अणुभार निकले वो क्या होते हैं? देखो, एक होता है W, तो W क्या होगा? W बराबर होता है विलय का भार। क्या होता है? विलय का भार। विलय का
भार होता है। क्या होता है? विलेय का भार होता है। तथा यम बराबर क्या होता है? विलेय का अड़ भार होता है। क्या होता है? यम बराबर विलेय का विलेय का अड़ भार होता है। तथा वही बराबर विलयन का आयतन होता है। क्या होता है? वही बराबर क्या होता है? विलयन का आयतन होता है। वही बराबर विलयन का आयतन होता है। ओके हमारे प्यारे होते हैं। और यम क्या होता है? मोलरता के अड़ भार। यम क्या होता है? मोलरता के यम भार। हम उस पे लिख देते हैं यम बराबर होता है मोलरता के अड़ भार। तो हम समझ गए बच्चे प्यारे। देखो मोलरता क्या हो, मोलरता को परिभाषित करेंगे। मोलरता क्या होती है? तो हम एक जल पात्र ले लेते हैं, उसमें हम 1 लीटर विलयन भर देते हैं, उसमें हम विलेय को मिला देते हैं, तो विलेय की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है? n बराबर W/m हो जाती है। ठीक, अब इसको हम मोलरता का सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा? विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन। ठीक, यदि हम मिलीग्राम में नहीं लेंगे तो 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं होती। जब मिलीग्राम में लेंगे तो ये इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे। ओके, इसी प्रकार से हमने इस प्रकार सूत्र बनाया। अब यम क्या होता है? मोलरता के अड़ भार हो जाता है। देखो ये स्मॉल ए कैपिटल यम है, एक कैपिटल यम है। ओके, कैपिटल यम बराबर क्या होता है? मोलरता के अड़ तथा डब्ल्यू बराबर क्या होता है? विलेय का आहार, विलेय का भार होता तथा यम बराबर विलेय का अड़ भार। तो स्मॉल यम है। क्या है? स्मॉल यम है। स्मॉल यम क्या होगा? स्मॉल यम होगा विलेय का अड़ भार तथा वही बराबर क्या होगा? विलयन का आयतन। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चे। फिर दूसरा हम क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलगप्पा दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? मोल प्रभाव से आप क्या समझते हो? देखो बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से है, सेम टू सेम उसी प्रकार से। देखो मोल प्रभाव क्या होता है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बोर्ड एग्जाम में सन 2024 में आने वाला बेहतरीन क्वेश्चन। हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, देखो ये मोल प्रभाव क्या होता है, हम इसको भी एक पात्र लेते हैं, इसमें हम विलेय भर देते हैं। क्या विलयन भर देते हैं? विलेय भर देते हैं। ठीक, इसको हम भर देते हैं। ओके, इसमें हम विलयन भर देते हैं या कोई लिक्विड भर देते हैं, कोई लिक्विड इसमें हम भर देते हैं। ठीक, तथा हम इसको ए और बी पार्ट में, मतलब कि ए और बी अणु भर देते हैं। ठीक, ए और बी अणु इसमें भर देते हैं, ब्लैक लिख देते हैं, ए बी अणु भर देते हैं। ठीक, देखो पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ज्यादा आसान हो जाता है, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसमें ए और बी भर देते हैं। ठीक, एक ऐसा पात्र लिया, उसमें हम कोई लिक्विड भर देते तथा ए और बी उसमें क्या भर देते हैं? घटक भर देते हैं। क्या भर देते हैं? घटक मोल का प्रभाज भर देते हैं। ठीक, ओके, समझ में आया। ठीक, अब इसका देखो क्या होता है, इसका हम परिभाषा पहले समझते क्या होती है। देखो विलयन में विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल, यानी देखो एक विलयन लिया, उसमें घटक ए तथा बी भर दिए। ठीक, ओके, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, यानी कि विलयन लिए उसमें हम उपस्थित घटक भर दिए ए तथा बी तथा उनकी मोलों की संख्या, ठीक, उपस्थित विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता। अब के अनुपात के बराबर होता गोलगप्पो, क्या हम ऐसे करेंगे? देखो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा, विलयन में उपस्थित किसी घटक का, यानी कि एक घटक हम ले लेते, क्या एक घटक हम ले लेते हैं गोलगप्पो, एक घटक ले लेते हैं, यानी क्या लिया? एक घटक का मोल प्रभाज, यानी कि देखो ए वाला घटक हम ले लेते हैं, इसका क्या होगा? ए घटक का मोल प्रभाज, ए घटक का मोल प्रभाज गोलगप्पो, ए घटक का मोल प्रभाज हम ले लेते हैं इसको पहले। अब क्या होगा? ए देखो यक्स ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा गोलगप्पो? यक्स ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? देखो इसका मोल प्रभाज निकालना, यानी कि कुल, यानी कि देखो लिखा है उपस्थित कुल घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, यानी कि संख्या ए, यानी कि हमने क्या लिया? घटक क्या लिया? ए लिया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन, यानी कि जो संख्या, यानी घटक ए है, इसको हम संख्या बना लेते, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? n बराबर ए हो जाए, n
यन ए हो जाएगा। क्या गोलगप्पा हो जाएगा? यन ए हो जाएगा अपान, देखो क्या लिखा, तथा विलेन के उपस्थित कुल घटकों की संख्या के अनुपात के बराबर। क्या होता है? अनुपात के बराबर होता है। तो हमने क्या लिया, यक्स ए बराबर यन ए, तो क्या हो जाएगा, यन ए गोलगप्पो प्लस यन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन ए प्लस यन बी हो जाएगा। गोलगप्पो ए हमारा ए का घटक निकल गया, यानी कि ए घटक का मोल प्रभाज निकल के आ गया। इसी को हम ए घटक का मोल प्रभाज बोलेंगे। ओके, अब बी का मोल प्रभाज क्या होगा? बी का मोल प्रभाज क्या होगा? बी का मोल प्रभाज होगा गोलगप्पो, इसका हम मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। बी का मोल प्रभाज क्या होगा? तो बी का मोल प्रभाज गोलगप्पो, बी का मोल प्रभाज क्या होगा? यानी कि यक्स बी बराबर यन बी, यानी कि मोलों की घटक के मोलों की संख्या के अनुपात बराबर होता ना, तो यन बी क्या होगा? यन बी प्लस यन ए, सिंपल। यानी कि देखो, चाहे इधर ए कर दो चाहे बी इधर कर दो, बात वही सेम है। ओके, ए हमारा निकल के आ गया, बी का मोल प्रभाव निकल के आ गया। तो समझ गए प्यारे बच्चों, हमारे समझ गए ना? तो देखो क्या इसमें निकल के आ गया, एक हमने पात लिया, उसमें हम क्या भर दिए, ए और बी का मोल प्रभाव भर दिए। ओके, इसमें एक विलेन लिए तथा उसमें ए तथा बी का मोल प्रभाव में भर दिए। ओके, अब विलेन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों के संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। गोलगप्पो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक घटक, हमने पहले एक घटक ले लिया, एक घटक का मोल प्रभाव, फिर यक्स ए बराबर यन ए प्लस एन बी, एक घटक मोल प्रभाव का ए वाला हो गया। अब बी मोल प्रभाव का घटक क्या होगा? बी का मोल प्रभाव हो जाएगा, तो प्रभाव क्या होगा? यक्स बी बराबर यन ए प्लस यन बी। गोलगप्पो अच्छे से समझ में आ गया। हम स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चे। और हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें लिखा, क्वोथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? देखो क्वोथनांक में उन्नयन कोड क्या होता है? देखो एक हम समझेंगे, किसी विलायक में कोई अवापशील, यानी कि अवापशील, या हम लेते हैं पदार्थ घोल देने पर क्वोथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वोथनांक में उन्नयन कोड कहते हैं, या उन्नयन कहते हैं, यानी कि उन्नयन क्वोथनांक कहते हैं। देखो क्वोथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? हम मानते हैं पहले क्या होगा, हम लेते हैं थीटा टीबी बराबर 1000, क्या लेंगे? 1000 गुणे गोलगप्पो डिटेल से, यानी कि पेन कॉपी लेके अच्छे से समझिएगा। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाले हैं, तो समझना जरूरी है, आवश्यक। तो हम क्या लिए, 1000 इंटू केवी, क्या केवी इंटू डब्लू अपान यम इंटू डब्लू, यम इंटू डब्लू। ओके, समझ में आया? अब देखो इसमें एक क्वोथनांक में उन्नयन से आप उन्नयन, यानी क्वोथनांक में उन्नयन का सूत्र निकल गया। इस पे न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छे पूछे जाते हैं, 3 नंबर में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तभी हम लेके आए, वरना हम लेके ही नहीं आते। अब इसमें देखो थीटा टीबी क्या होता है, टीबी क्या है, ए और केबी क्या है, डब्लू क्या है, और यम क्या है, ठीक, यम क्या है, और कैपिटल डब्लू क्या है। ओके, अब देखो थीटा टीबी क्या है, क्वोथनांक के उन्नयन, क्या है, क्वोथनांक के उन्नयन।
एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्वेश्चनांक के उन्नयन। अब केबी क्या है, बोलो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ओके, अब डब्लू प्यारे बच्चों क्या है, डब्लू है विलय का भार। क्या है, विलय का भार। डब्लू अभी हम बताए थे ना, वही मतलब वही कैलकुलेशन चलती आएगी। लेकिन हम देखो, जब पूछा जाए कोई भी चीज पूछी जाएगी तो उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। जब डिटेल से लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे ना। तो देखो डब्लू क्या है, विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार। अब यम क्या है, कैपिटल यम क्या है, विलय का अणुभार। यम क्या है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार होता है प्यारे बच्चों। अब डब्ल्यू देखो, इस कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, विलायक का भार। क्या होता है, विलायक का भार होता है, विलायक का भार होता। ओके, तो देखो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो। क्वथनांक में उन्नयन देखो, किसी विलायक में कोई अवस्थाशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब देखो एक हिमांक होता है, क्या होता है, एक हिमांक होता है। तो हिमांक में इसमें उन्नयन की जगह पे क्या हो जाएगा, हिमांक। हम हिमांक की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हिमांक में अवनयन से आप क्या समझते हैं। तो देखो क्या हो जाए, किसी देखो यानी देखो परिभाषा सेम रहेगी, केवल देखो इसमें वृद्धि वहां पे क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जहां पे उन्नयन है तहां क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। हम स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। मेरे दोस्तों अब 4 नंबर क्या है, देखो हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है एग्जाम बोर्ड में। ठीक, देखो हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो। उसी प्रकार से जैसे अभी हमने पढ़ा क्वेश्चनांक में उन्नयन में से आप क्या समझते हैं, इसी प्रकार से हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो सेम डेकोरेशन उसी क्रम में परिभाषित है। देखो इसमें देखो बस देखो, किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर हिमांक, यहाँ पे क्या था, क्वथनांक था। तो यहाँ पे हिमांक की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमांक में होने वाली, यहाँ वहां पे क्या हुआ है, क्वथनांक में वृद्धि थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक, अब देखो हिमांक की बात कर रहे हैं तो हिमांक की परिभाषा क्या होगी, किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर, यानी कि जल घोल देने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा टीवीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थीटा टीएफ बराबर 1000 गुणे, वहां पे केटी था, केबी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केएफ हो जाएगा, केएफ इंटू डब्लू हो जाएगा, डब्लू अपान यम डब्लू। ओके, कैपिटल है डब्लू। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन का सूत्र। अब देखो क्या होता है, देखो थीटा टीएफ क्या होता है, ओके हिमांक में हिमांक फ्रीज क्या होता है, देखो हिमांक। ओके, केएफ क्या होता है, केएफ होता है मोलर हिमांक स्थिरांक। क्या होता है, मोलर हिमांक स्थिरांक। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, देखो विलय का भार, बस वही विलय का। और यम क्या होता है, विलय का
अणुभार क्या होता है? विलेय का, पढ़ चुके हैं ना पहले, विलेय का अणुभार, विलेय का विलेय का अणुभार। अब डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा? विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक, अब हिमांक में देखो, समझ गए ना? हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? देखो, किसी भी विलायक में कोई अवाष्यशील पदार्थ घोल देने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखो ठीक ठीक, ये TF बराबर क्या होगा? 1000 इंटू KF इंटू W अपान M बराबर कैपिटल W। ठीक, तो थीटा TF क्या होता है? हिमांक में फ्री, और KF बराबर मोलर हिमांक स्थिरांक। देखो, W बराबर विलेय का भार और M बराबर विलेय का अणुभार तथा W बराबर विलायक का भार। देखो यहाँ पे W, यहाँ पे W, देखो यहाँ पे स्मॉल W, यहाँ पे कैपिटल W, इसमें फर्क है। ओके बेटा, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट बताते हैं। देखो दोस्तों, अब हम पांच नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, प्रतिलोम परासरण क्या होता है? देखो, परासरण दाब क्या होता है और प्रतिलोम परासरण क्या होता है? देखो, परासरण दाब क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, उल्टा, सीधे क्या होता है? उल्टा होता है। देखो, परासरण क्या होता है? एक हम अर्ध परमेय झिल्ली लेते हैं। क्या लेते हैं? अर्ध परमेय झिल्ली लेते हैं। देखो, परासरण दाब क्या होता है और प्रतिलोम क्या होता है? एक हम अर्ध परमेय झिल्ली लेते हैं। ठीक, अर्ध परमेय झिल्ली ले ली। ओके, उसके बाद में देखो, जो सांद्रता होती, जो जैसे कि जो कम सांद्रता होती है, इधर लेते हैं कम सांद्रता, ओके, इधर अधिक सांद्रता। क्या? अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता। ओके, अधिक सांद्रता। देखो, इधर कम सांद्रता, इधर, जब कम सांद्रता इधर की तरफ जाती है, यानी कि कम सांद्रता इधर की तरफ जाती है, ठीक, और अधिक की तरफ, जब परमेय झिल्ली कम सांद्रता, जब सांद्रता, कोई सांद्रता कम सांद्रता अधिक सांद्रता, मतलब कि अर्ध परमेय झिल्ली को पार करके से होकर गुजरती है अधिक सांद्रता के तरफ, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। ओके, और फिर जब मतलब कि अधिक सांद्रता अर्ध परमेय झिल्ली से होकर गुजरती, तो कम की तरफ से, कम सांद्रता की तरफ गुजरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण दाब। ओके, देखो, कम सांद्रता अधिक सांद्रता की तरफ जाती है। जब कम सांद्रता अर्ध परमेय झिल्ली से होकर गुजरती है, अधिक सांद्रता की तरफ जाती, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परासरण दाब। ओके, फिर बाद में जब अधिक सांद्रता अधिक सांद्रता अर्ध परमेय झिल्ली से होकर गुजरती है कम सांद्रता की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण दाब। ओके, समझ में आया? अब जैसे ही लिखा है, यदि परासरण दाब